SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. साथियों, स्वागत है आपका SKP ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इतिहास शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न होंगे यूनिट 5 से लिए गए हैं। ये हमारा इतिहास शिक्षण का चौथा वीडियो है। इसके बाकी के जो वीडियो होंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका PDF शेयर कर देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण वह माप है जिसके द्वारा स्कूल के अंदर तथा बाहर ज्ञान को समय तथा प्रकृति के अनुसार देखा जाता है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है विंघम, गैरेट, डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, यह जो कथन है वो विंघम का कथन है। दोस्तों, विंघम ने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण वह माप है जिसके द्वारा स्कूल के अंदर तथा बाहर ज्ञान को समय तथा प्रकृति के अनुसार देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों के सामान्य शैक्षिक स्तर या स्थिति और किसी विशेष विषय में उनके ज्ञान का निश्चय करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है गैरेट, विंघम, जॉन डीवी, रॉबिन्सन। तो दोस्तों, यह जो कथन है वो गैरेट का कथन है। गैरेट ने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों के सामान्य शैक्षिक स्तर या स्थिति और किसी विशेष विषय में उसके ज्ञान का निश्चय करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास विषय में उपलब्धि परीक्षण निर्माण के निम्न में से कौन सा पद है? और ऑप्शन दिया है कि लक्ष्य निर्धारित करना, पूरे इकाई का विशेष ध्यान देना, प्रश्नों के प्रकार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इतिहास शिक्षण में उपलब्धि परीक्षण एक गंभीर कार्य है। इसके लिए पर्याप्त योजना की आवश्यकता होती है। इसके कुछ जो पद दिए गए हैं इसमें तो ये सभी पद हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ अन्य पद हैं, उसको हम विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है कि लक्ष्य निर्धारित करना, दोस्तों परीक्षा के लक्ष्य सुनिश्चित होने चाहिए। छात्रों द्वारा वांछित व्यवहार के विशिष्ट परिवर्तनों के अनुरूप परीक्षण के लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर देना चाहिए। और दोस्तों, जो दूसरा है कि पूरे इकाई का विशेष ध्यान, दोस्तों परीक्षण में निर्धारित की जाने वाली सामग्री प्रत्यक्ष रूप से उस विषय वस्तु पर आधारित की जानी चाहिए जिसे अध्यापक द्वारा पढ़ाया जा चुका है। अध्यापक को छात्रों को दिए गए अनुभव की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, जो तीसरा है कि प्रश्नों के प्रकार, दोस्तों प्रश्नों के प्रकार का निर्णय कर लेना चाहिए। जो परीक्षा पत्र है उसका निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे निबंधात्मक, लघुत्तरीय, वस्तुपरक प्रश्न रखे जाते हैं। लेकिन अधिकांश उपलब्धि परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का चयन किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जो इसके अन्य पद हैं, जैसे कि समय का निर्णय, दोस्तों छात्रों को प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितना समय दिया जाएगा इसका भी निर्णय पहले से ही लेना चाहिए। और दोस्तों, नेक्स्ट है कि ब्लूप्रिंट तैयार करना। दोस्तों, यह परीक्षण योजना का सबसे कठिन चरण होता है जिसमें ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। दोस्तों, ब्लूप्रिंट एक प्रकार का डिजाइन होता है जिसमें विशिष्ट लक्ष्यों, उपकरणों तथा प्रश्नों के अंक निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है कि प्रश्नों को गठित एवं व्यवस्थित करना। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि परीक्षण में जो भी प्रश्न दिए जाने वाले हैं उनको उचित रूप से गठित एवं सुव्यवस्थित कर लेने की आवश्यकता होती है। इसमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि निबंधात्मक और वस्तुपरक प्रश्न अलग अलग निर्देश या भागों में रखे जाने चाहिए और उनके लिए अलग अलग समय निर्धारित होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रश्न बहुत कठिन है तो उसके लिए ज़्यादा समय देना चाहिए। और एक और चीज़ होना चाहिए दोस्तों कि प्रश्न है आसान से कठिन की ओर किए जाना चाहिए। और इसका अगला है कि प्रश्न लिखना और उनकी कठिनाइयों का अनुभव। दोस्तों, उपयुक्त ढंग से योजना बनाने के पश्चात अध्यापक को सभी प्रश्न लिखने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत के आधार पर उस परीक्षा के परिणामों की विश्लेषण करना चाहिए। और दोस्तों, लास्ट है कि अंकन तालिका तैयार करना। दोस्तों, अंकन में वस्तुपरकता लाने के लिए अंकन विधि के पहले से निश्चय किया जाना चाहिए। केवल वस्तुपरक प्रश्नों के लिए ही नहीं, बल्कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं तथा जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं उसको प्रश्न के अंकन करने की विधि जो पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। इस प्रकार से जो हम तथ्यों का ध्यान रख करके इतिहास का
जो हम अगर तैयार करें, परीक्षण उपलब्धि का निर्माण करें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण में प्रयोगशाला की क्यों आवश्यकता है? और ऑप्शन दिया है कि क्योंकि इतिहास में प्रयोग होता है। दूसरा है क्योंकि इससे शिक्षक को सुविधा मिलती है। तीसरा है क्योंकि इतिहास शिक्षण एक विज्ञान है। और लास्ट है क्योंकि इतिहास एक विशेष प्रकार का शिक्षण है। दोस्तों इसमें पूछा है कि इतिहास शिक्षण में प्रयोगशाला की क्यों आवश्यकता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले के लोगों का ये विचार था कि इतिहास शिक्षण के लिए किसी विशेष प्रकार की कक्ष की आवश्यकता नहीं है, परंतु आजकल की मान्यता नहीं है। आज के समय में विज्ञान की तरह इतिहास में भी प्रयोगशाला की आवश्यकता हो गई है। तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि प्रयोगशाला हो। और इसमें जो प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है कि इतिहास में प्रयोग होते हैं और इसमें शिक्षक को सुविधा मिलती है, इतिहास शिक्षण विज्ञान है। तो दोस्तों हमको प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इतिहास शिक्षण एक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में इतिहास कक्षा होना अति आवश्यक है, क्यों? और ऑप्शन दिया है कि अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए, छात्रों के कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, इतिहास के अध्ययन को गंभीर महत्व प्रदान करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इतिहास शिक्षण में हमको इतिहास कक्षा का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि इससे क्या होता है कि अनुकूल मतलब जो विद्यार्थी हैं उसके अनुकूल वातावरण पैदा हो जाता है और छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास आसानी से होता है। उसके बाद से जो तीसरा ऑप्शन दिया है कि इतिहास के अध्ययन को गंभीर महत्व प्रदान किए जाते हैं, तो दोस्तों तीनों सही है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इतिहास कक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? और ऑप्शन दिया है कि सामग्री को दूसरे कक्ष में ले जाकर शिक्षण कार्य होगा, सामग्री को क्षति पहुंचाने का डर रहेगा, समय की बचत नहीं होगी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हमारे पास इतिहास का कक्ष नहीं रहेगा तो कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि एक काम कर सकते हैं कि अपने सामग्री को दूसरे कक्ष में ले जाकर शिक्षण कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सामग्री को दूसरे कक्ष में ले जाएंगे तो ले जाने में भी समय लगेगा, तो इससे समय की बर्बादी होगी। फिर से हम सामान चाहे सामग्री जो भी ले जा रहे हैं उसके गिर कर टूटने फूटने का भी डर बना रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतया इतिहास शिक्षण कक्ष में निम्न में से किस वस्तु की आवश्यकता नहीं होती? और ऑप्शन दिया है कि अलमारी, चित्र प्रसारक यंत्र, एक्वेरिया और रेडियो। तो दोस्तों इतिहास शिक्षण कक्ष में हमको अलमारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अलमारी मतलब रहता है तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के सामानों को रख देते हैं। और दोस्तों इतिहास शिक्षण कक्ष में जो अलमारी होता है ये उचित लंबाई और चौड़ाई की होना चाहिए, जिससे कि उसमें पुस्तकों को आसानी से हम रख सकें। और चित्र प्रसारक यंत्र दोस्तों मतलब चित्र प्रसारक यंत्र जैसे प्रोजेक्टर होना चाहिए और उसको दिखाने के लिए एक पर्दा भी होना चाहिए। और इसमें तीसरा है एक्वेरिया। दोस्तों एक्वेरिया एक रासायनिक पदार्थ होता है, तो इसकी इतिहास शिक्षण कक्ष में कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक्वेरिया। रेडियो का भी दोस्तों इतिहास शिक्षण कक्ष में आवश्यकता होता है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ अन्य पदार्थ हैं, जैसे हमको प्रायोगिक कार्य करने हैं तो मेज होना चाहिए इतिहास शिक्षण कक्ष में, श्यामपट होना चाहिए, प्रदर्शन केस होना चाहिए, एक अन्य श्यामपट भी होना चाहिए जिसका हम प्रयोग कभी कभी कर सकते हैं, और सूची तथा चित्र भी संकलन होना चाहिए उसमें इतिहास शिक्षण कक्ष में। और एक और है कि काल रेखा होना चाहिए। दोस्तों काल रेखा क्यों? कि प्राचीन युग और आधुनिक युग की प्रगति और अवनति की रेखाओं द्वारा दिखलाया जा सकता है, इसके लिए काल रेखा होना चाहिए। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण में मानचित्रों का क्या महत्व है? और ऑप्शन दिया है कि इससे आसानी से अधिगम की संभावना रहती है। दूसरा है कि इससे छात्रों को भूगोल का भी ज्ञान हो जाता है। तीसरा है कि छात्रों के मस्तिष्क में स्थानों का संबंधी आसानी से अंकित हो जाता है। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मानचित्र से हमको कई सारे फायदे होते हैं, जैसे प्राचीन काल के नगरों के नामों के साथ साथ उनके वर्तमान काल का भी नाम याद हो जाता है। ये तो हमारा प्राचीन काल से जो मानचित्र होते हैं उससे बहुत लाभ होते हैं। एक और दोस्तों होता है
कि सरल मानचित्रों के द्वारा छात्रों को आसानी से अधिगम की संभावना रहती है, यानी कि इससे हम आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि भूगोल का भी ज्ञान हो जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। हम इस पे जो भी जियोग्राफिकल कंडीशन देखते हैं इसके हिसाब से हमको पता चलता है कि कौन सा देश कहाँ है, पहाड़ियाँ कहाँ हैं, किसके साइड में कौन सा देश है, ये सब पता चल जाता है। तो इससे भूगोल का भी हमको ज्ञान हो जाता है। दोस्तों एक और होता है कि मानचित्र के उपयोग से छात्रों के मस्तिष्क में स्थानों का विकास भी आसानी से स्थानों के संबंध में आसानी से अंकित हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चार्ट इतिहास शिक्षण में योगदान नहीं देता है? और ऑप्शन है कि तालिका चार्ट, धारावाहिक चार्ट, पाई चार्ट और अनुवांशिक चार्ट। तो दोस्तों जो हमारा तालिका चार्ट है, दोस्तों तालिका चार्ट से क्या होता है कि इतिहास से संबंधित तथ्यों, सूचनाओं तथा घटनाओं को प्रस्तुत एवं प्रदर्शित करने के लिए तालिका चार्ट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो धारावाहिक चार्ट होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फ्लो चार्ट कहते हैं, तो दोस्तों ये जो फ्लो चार्ट है किन्हीं घटनाओं, शासन व्यवस्थाओं, संगठनात्मक तत्वों तथा उनके मध्य पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है धारावाहिक चार्ट। जैसे सम्राट अशोक का शासन, औरंगजेब का शासनकाल, राष्ट्रीय ध्वज का जो क्रमिक विकास है, इनको दिखाने के लिए हमको धारावाहिक चार्ट यानी कि फ्लो चार्ट आवश्यक होता है। लेकिन दोस्तों पाई चार्ट ये गणित में यूज होता है। अनुवांशिक चार्ट, दोस्तों जो अनुवांशिक चार्ट है, इस प्रकार के चार्ट किसी घटना, तथ्य, संगठन तथा व्यक्ति विशेष के विकास तथा अभिवृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार से हम चार्टों से हम विभिन्न घटना, तथ्यों को विभिन्न शाखाओं में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों इतिहास में हमको पाई चार्ट का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई योगदान नहीं देता है। नेक्स्ट है, शिक्षा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि कनिंघम, शिक्षा शब्दकोश, स्किनर, सिम्स। तो दोस्तों यह जो कथन है वो शिक्षा शब्दकोश का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा शब्दकोश। नेक्स्ट है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रकार नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न, दूसरा है लघुत्तरी प्रश्न, तीसरा है बहुविकल्पी प्रश्न और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में होते हैं, उसके 2 ही रूप होते हैं। एक होता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, दूसरा होता है लघुत्तरी परीक्षण। दोस्तों ये जो हमारा बहुविकल्पी है ये निबंधात्मक नहीं होता है। दोस्तों बात करें अगर विस्तृत उत्तरी प्रश्न में, तो दोस्तों विस्तृत उत्तरी प्रश्न ऐसा होता है, मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें प्रश्नों के विस्तृत रूप होते हैं। बहुधा प्रश्नों के कई पृष्ठों के उत्तर हो जाते हैं इसमें, और इसमें जो परीक्षार्थी होता है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वतंत्र रहता है। और दोस्तों जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी परीक्षण में क्या होता है कि ये परीक्षण विस्तृत उत्तरी परीक्षण के संशोधित एवं लघु रूप है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्नों की रचना की जाती है जिनके उत्तर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसे लघु परीक्षण कहा जाता है। और दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं ये हमारे निबंधात्मक परीक्षण में नहीं आते हैं। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि रॉबर्ट ग्लेजर, स्टीवेंसन, राइट स्टोन और भार्गव। तो दोस्तों यह जो कथन है वो स्टीवेंसन का कथन है। स्टीवेंसन ने कहा था कि मापन स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किस उद्देश्य को प्राप्त किया है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि कार्टर वी गुड्स, रैमर्स गेज और रुलेम। तो दोस्तों यह जो कथन है वो गुड्स का कथन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है? और ऑप्शन दिया है
कि छात्रों के उचित भाव व्यक्त क्षमता का बोध होता है, छात्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, ये विश्वसनीय होते हैं, रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें जो गुण होता है कि छात्रों की उचित भाव व्यक्त करने की क्षमता का बोध करता है, दोस्तों सही है। और दूसरा है कि छात्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, दोस्तों बिल्कुल सही है कि इसमें छात्र स्वतंत्र होते हैं अपने भावों को, अपने विचारों को उसमें लिखने के लिए। और चौथा है कि रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं होते हैं क्योंकि सभी प्रकार के जितने भी टीचर होते हैं उनका अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है कि कोई शिक्षक एक ही प्रश्न के उत्तर देने के लिए 10 नंबर दे, कोई हो सकता है कि शिक्षक उसको 8 ही नंबर दे, तो विश्वसनीय नहीं होते हैं। जबकि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, इसमें जो नंबर प्रदान किए जाते हैं कोई भी शिक्षक उसको काट नहीं सकता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन निबंधात्मक परीक्षण के दोष हैं, और ऑप्शन है कि ये विश्वसनीय नहीं होते हैं। दोस्तों ये तो दोष सही है, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ये विश्वसनीय नहीं होते हैं, इनकी जांच अधिक समय लगता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, लंबे लंबे प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर होते हैं तो उत्तरों की जांच करने में अधिक समय लग जाते हैं, और संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न नहीं बन सकते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये हमारा आखिरी प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।